इटली में लगभग 86,000 लोग संक्रमित और 12,000 से ज़्यादा मृत्यु। स्पेन में यही आंकड़ा 64,000 संक्रमण का है और लगभग 5,000 से ज़्यादा मृत्यु का है। फ्रांस में 32,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 2,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इंग्लैंड में संक्रमण 14,000 से ज़्यादा लोगों को हुआ है, जबकि 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं नीदरलैंड में 8,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विशेष कार्यक्रम में। चीन, जहां आज से लगभग 4 महीने पहले यानी कि दिसंबर 2019 की बात करें तो कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर में आया था और अभी तक चीन में 3300 लोगों की मृत्यु हुई है, जो आधिकारिक आंकड़ा चीन ने दिया है, जबकि वहां पे 80,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। ये जबकि वुहान की बात करें तो वुहान में लगभग 2500 लोग मारे गए हैं और वहाँ पे संक्रमण के लगभग 40 से 50,000 के। चीन में वुहान के बाहर कुछ मृत्यु, जबकि वहाँ से 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी वाले इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड जैसे देशों में, यूरोपियन देशों में लगभग यह आंकड़ा, मृत्यु का जो आंकड़ा है वो लगभग 20,000 के आसपास है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग, जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित लोग हुए हैं, वो अमेरिका के हैं, जबकि वहाँ पे 2,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन देशों में यह संक्रमण और मृत्यु का जो दर है ये बहुत कम है। अभी तक हमने जितने आंकड़ों की बात की, इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे यूरोपियन देश और अमेरिका इस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जबकि चीन, जहाँ पे इसका सबसे पहला मामला आया था, वहाँ पे इसका प्रभाव इन सारे देशों से बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश हो सकती है? क्या इसके पीछे चीन का ही हाथ है? क्या हम इस वायरस के पीछे का सबसे बड़ा वजह चीन को मान सकते हैं? अगर पूरा आकलन करें, अगर आंकड़ों का पूरा आकलन करें तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है और हमारे पास ठोस वजह है इस बात को कहने का कि हाँ, इसके पीछे शायद चीन ही एक बहुत बड़ा वजह है। कोरोना संक्रमण के अभी तक के आंकड़ों से यह सीधा प्रतीत होता है कि चीन रूस के साथ मिलकर इटली, स्पेन जैसे यूरोपियन देश और अमेरिका जैसे सुपर पावर को सामाजिक और आर्थिक तौर पे कमज़ोर करना चाहता है। खासकर अमेरिका जैसे सुपर पावर को वो आर्थिक और सामाजिक तौर पे कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि चीन जानता है कि वो अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए वो इनडायरेक्ट तौर पे, परोक्ष रूप से जैविक हथियार के तौर पे अमेरिका को खोखला करना चाहता है, ताकि वो अमेरिका को हटाकर विश्व की एक महाशक्ति बन सके, जिसमें रूस भी उसका कहीं ना कहीं साथ देता आ रहा है। अभी तक के कोरोना के आंकड़ों से यही पता चलता है, क्योंकि रूस में भी अभी तक कोरोना के मात्र 1200 मामले आए हैं, जहां पे सिर्फ 4 मृत्यु हुई है। मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा समाचार, आतंक समाचार, किसी भी मौत के लिए खुशियाँ नहीं मनाता या फिर उनके पक्ष में बात नहीं करता। चूँकि ये आधिकारिक आंकड़ा है, इसलिए मैं आपको ये सारा कुछ, या फिर हमारा समाचार चैनल ये सारा कुछ बता रहा है। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी मौत ना हो और सब लोग मिलजुल कर रहें। जब मैं इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे देशों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक देश और आता है, वो है ईरान, जो कोरोना से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। अब बात ये आती है, आप लोग ये कहेंगे कि इटली, स्पेन, चलो मानो कि वो तो यूरोपियन देश है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन देश, ये सब माने कि ये दूर की देश है, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। तो बात आती है कि ईरान में इतने ज़्यादा लोग प्रभावित क्यों हुए? तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ,
ईरान में तो बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और 35,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रभावित हो चुके हैं। जबकि यहीं पे अगर आपको ये भी गौर से देखना होगा कि सऊदी में मात्र 1203 लोग प्रभावित हुए हैं और मात्र 4 लोगों की मृत्यु हुई है। पाकिस्तान में ये आंकड़ा लगभग 1000 संक्रमण का है और 12 लोगों की मृत्यु का है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर दुबई, जो कि यूएई में आता है, वहाँ पे बहुत सारे देशों से लोग आते हैं, चीन से भी लोग आते हैं। वहाँ पे मात्र 468 संक्रमण के मामले हैं और मात्र वहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ, इससे हम चाइना के उस आतंकवाद को जोड़ सकते हैं जो हम लोग हमेशा देखते आए हैं। सऊदी, पाकिस्तान और यूएई का संक्रमण न होना और ईरान का संक्रमण और संक्रमित होना, ये चाइना के उसी रणनीति को दिखाता है जो ये बताता है कि चाइना जो है हमेशा से आतंकवाद का समर्थन करता रहा है, जिसके कारण से वो सऊदी, जो कि आतंकवाद का अगर सही तरीके से एनालाइज करें तो आतंकवाद का सबसे बड़ा देश जो है वो सऊदी है। और सऊदी के कारण ही आज सऊदी, पाकिस्तान और यूएई चीन के इस संक्रमण से बच गए हैं। और ईरान, जो कि सऊदी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि शिया और सुन्नी, अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो शिया और सुन्नी को अगर आप देखेंगे, सऊदी जो कि सुन्नी सुपर पावर है और ईरान जो कि शिया सुपर पावर है और शिया आबादी का सबसे बड़ा देश भी है। यहाँ पे लोग संक्रमित हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, यहाँ के सांसद और मंत्री भी मरे हैं। जबकि सऊदी, पाकिस्तान और यूएई ये सब दुनिया का बहुत बड़ा ग्लोबल हब है, जबकि यहाँ पे संक्रमण के बहुत कम मामले आए हैं। आने भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि किसी देश का एक भी मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो संक्रमण के मामले आए हैं और जो ईरान में संक्रमण का मामला आया है, ये बताता है कि चीन जो है वो बैकडोर में सऊदी से साठगांठ करके ईरान को भी बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पे चीन का ईरान से उतना ज़्यादा हित नहीं है जितना कि हित सऊदी का है। इसके कारण से चीन जो है वो यहाँ पे सऊदी का साथ देता प्रतीत आ रहा है। तो अभी तक के जितने भी आंकड़े हैं और अभी तक हमने जितने भी आंकड़े बताए आप लोगों को, इससे साफ प्रतीत होता है कि चाइना जो है वो सुपर पावर बनना चाहता है। वो अमेरिका जैसे सुपर शक्ति को जो बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका को नहीं हरा सकता, या फिर हराना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जैविक हथियार का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे सुपर पावर को वो हराना चाहता है, वो पीछे ढकेलना चाहता है, ताकि वो एक सुपर पावर बन सके। और साथ ही साथ सऊदी, पाकिस्तान, यूएई जैसे चाटुकार देश, दरबारी देशों को भी खुश करना चाहता है, ताकि वो हमेशा से उनके दरबार में हाजिरी लगाते रहें, हमेशा उनकी चाटुकारिता करते रहें और हमेशा उनका समर्थन करते रहें और आतंक फैलाते रहें। इससे अभी तक के आंकड़ों से यही प्रतीत होता है कि चाइना जो है वो सुपर पावर अमेरिका को बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है। अब बात ये भी आती है कि जब चीन जो है वो सुपर पावर बनना चाहता है और अगर उसने इस कारण से कोरोना वायरस को वैश्विक स्तर पे फैलाया है, संभ्रांत देश इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड को बर्बाद करना चाहता है, अमेरिका को बर्बाद करना चाहता है, जिसके तहत उसने इस संक्रमण को इन देशों में अधिकतर तौर पे ज़्यादा प्रभावी तौर पे फैलाया है, तो फिर जापान, जो कि उसका एक बहुत बड़ा कंपटीटर है, हो सकता है उसको इसने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अभी तक के आधिकारिक आंकड़े से यही पता चलता है कि जापान उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। तो बात करते हैं जापान की। तो जापान का अगर इतिहास देखा जाए तो जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु गिराने के बावजूद आज भी अमेरिका का पक्ष लेता है, आज भी अमेरिका के साथ है। इसलिए चीन को लगता है कि जापान उसके लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है और वो जापान को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जापान उसके लिए ज़्यादा संकट पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले भी अपने दुश्मनों के सामने घुटना
टेकता आया है, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अमेरिका और जापान ने अमेरिका के साथ जो किया। यहाँ पे हम सबको नोट करने की एक और बात है कि इतने संक्रमण, कोरोना वायरस के इतने ज़्यादा संक्रमण, लगभग 200 देश संक्रमित है, जबकि चीन का पड़ोसी देश उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया में संक्रमण के एक भी मामले नहीं आए हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया और वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में ज़्यादा कुछ कहना संभव भी नहीं है और उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना शायद आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आधिकारिक आंकड़े और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दबा दिए जाते हैं ताकि वो बाकी दुनिया में आए ही ना। अब आखिरी में बात करते हैं कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस कहने पे। क्यों नहीं, कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस क्यों ना कहा जाए, जब सारे सबूत और सारे ठोस सबूत हमें ये सीधा बताते हैं और सीधा प्रतीत करते हैं, सीधा इशारा करते हैं कि ये चाल, ये साजिश चीन की है, जो वैश्विक स्तर पे दुनिया के बाकी देशों को बर्बाद करना चाहता है और अपने आप को वहाँ का पूरे विश्व का राजा बनाना चाहता है, और जिसके कारण से उसने एक विषाणु, एक वायरस को पूरे दुनिया में फैलाया। तो हम इसे चाइनीज़ वायरस क्यों ना कहें, क्यों ना कहें। जब एक दिमागी बुखार इंसेफ्लाइटिस को जापानीज इंसेफ्लाइटिस कहा जा सकता है, जब साउथ कोरिया की नदी हंतन नदी से हम हंता वायरस का नामकरण कर सकते हैं, तो फिर चीन के इस कोरोना वायरस को हम चाइनीज़ वायरस क्यों नहीं कह सकते। हमारा समाचार चैनल आतंक समाचार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वायरस को चीनी वायरस कहता है और कहता रहेगा, जब तक इसके स्पष्ट सबूत, स्पष्ट जवाब चीन नहीं देता। अगर चीन ये साबित कर देता है कि ये वहाँ का वायरस नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमें प्रतीत होता है और अभी तक के जितने इशारे आते हैं, इससे हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि ये चीन का विषाणु है, ये चाइनीज़ वायरस है और ये चाइनीज़ वायरस ही है। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि चीन में लगभग 80,000 लोग संक्रमित हुए हैं, 80,000 से कुछ ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3300 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, जो चीन ने बताया है। जबकि कुछ लोगों का कहना है, या अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग मीडिया हाउस से ये पता चल रहा है कि चीन में यह आंकड़ा लगभग लाखों से ज़्यादा का है, जो चीन बता नहीं रहा है, जो चीन बताना नहीं चाह रहा है। लेकिन मेरा चैनल आतंक समाचार यह मानता है कि चीन में शायद 1000 लोग भी न मरे हों, और चीन जानकर इतना आंकड़ा बताता है क्योंकि हमें लगता है कि चीन ने इस वायरस को बनाने से पहले इसका दवा भी बना लिया है, और वहाँ पे लगभग 70,000 लोग जो रिकवर्ड हुए हैं, वो आधिकारिक तौर पे वो यही प्रतीत करता है, वो यही बताता है, वो यही संकेत देता है कि चीन के पास शायद वो दवा है और चीन में ज़्यादा लोग की मृत्यु नहीं हुई है। चीन जानकर कुछ ज़्यादा आंकड़ा बता रहा है ताकि बाकी देश उस पर और ज़्यादा संदेह न करे। लेकिन हमारा समाचार चैनल यह अनुमान लगाता है, यह संदेह पैदा करता है, यह संदेह करता है चीन पे, यह अनुमान लगाता है कि चीन में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई है, शायद 1000 से भी कम। बहुत हुआ कोरोना वायरस पे बात। अब बात करते हैं इसके निदान का, इसके उपाय का, इससे छुटकारा का। तो हाँ, कोरोना वायरस पे छुटकारा तभी संभव है जब हम चीन जैसे देश, या फिर कहें तो चीन को हम सबक सिखाएं। जब हम चीन पे विजय हासिल कर लेंगे, चीन को जब हम दबा देंगे, चीन को जब हम कंट्रोल में कर लेंगे, कोरोना वायरस या फिर आगे के जितने भी वायरस हैं, आने वाले समय के जितने भी वायरस हैं, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, वो अपने आप सही हो जाएंगे, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे, शायद वो उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा वायरस है, विश्व की जो सबसे बड़ी
चुनौती है, विश्व का जो सबसे बड़ा विषाणु है जो चीन है, हमें सबसे पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको निष्क्रिय करना पड़ेगा। और इसके लिए अमेरिका, इजराइल, ईरान और भारत जैसे देशों को आगे आकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमें इजराइल के मोसाद, अमेरिका के FBI, भारत के रॉ और यहाँ के सरकार से पूरा उम्मीद है कि ये आगे चल के चीन जैसे वैश्विक वायरस पे ठोस कदम उठाएंगे और इसे निष्क्रिय करने का काम करेंगे। यहाँ पे अमेरिका को ये भी सीखने की ज़रूरत है और ये भी समझने की ज़रूरत है कि सऊदी उसका कभी दोस्त नहीं हो सकता। आज वही सऊदी अमेरिका के पीठ पीछे चीन का समर्थन करके या फिर चीन का साथ देकर अमेरिका को बर्बाद होते देख रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति या पहले के राष्ट्रपति सऊदी के साथ हमेशा से अच्छा रिश्ता बनाते आए हैं, जबकि सऊदी अभी अमेरिका को ही मुसीबत में ढकेल कर अपने आप को सुरक्षित करे हुए है। तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि अमेरिका का हितैषी कभी सऊदी नहीं हो सकता। अमेरिका को यहाँ पे अपने रणनीति को बदल कर सऊदी की जगह पे ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए और अमेरिका, इजराइल, ईरान, भारत जैसे देश को आगे बढ़कर दुनिया में शांति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, शांति कायम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भारत की तो सभ्यता और भारत की तो संस्कृति भी यही रही है कि एक हाथ में अगर हमारे पास शास्त्र है तो दूसरे हाथ में जब ज़रूरत पड़े तो शस्त्र भी होना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्र से लोग न समझें तो उन्हें शस्त्र की पराक्रम दिखाने की ज़रूरत